हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम इस सीरीज़ का जो हमने स्टार्ट करी थी फॉर द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ 2025, दैट टू फॉर क्लैट पीजी, उसकी हमने सेकंड पार्ट अभी हम लेके आ गए हैं। फर्स्ट पार्ट अगर आपने चेकआउट नहीं किया है, प्लीज़ चैनल पे जाके चेक कीजिए। उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आ रखे हैं एंड वी आर अब स्टार्टिंग विद द पार्ट 2। लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट केस जो है गायत्री बालास्वामी जजमेंट के नाम से अभी फेमस हो रहा है वर्सेस आईएसजी नोवा शिफ्ट, ठीक है। इसकी जो बेंच कंप्राइज कर रही है वो 5 जजेस की बेंच है। 4:1 के रेशियो में आया है ये जजमेंट। और इसमें जो डिसेंडिंग जजमेंट दिया है वो विश्वनाथम ने दिया है, सॉरी जस्टिस विश्वनाथम ने दिया है। ओके इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, BR गवई हैं, जस्टिस PV संजय कुमार हैं, KV विश्वनाथम, AG मसी, ठीक है। ये 5 जजेस की बेंच थी, 4:1 के रेशियो में है। डिसेंडिंग जजमेंट विश्वनाथम ने दिया। अब हमेशा प्लीज़ जब भी डिसेंडिंग जजमेंट होते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे आपको सबरीमाला वाला जजमेंट अगर याद होगा तो उसमें याद होगा कि डिसेंडिंग जजमेंट जो था इंदु मल्होत्रा का वो काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्स पे आते हैं सीधा। ये जो गायत्री बालास्वामी है ये एम्प्लॉय है इस नोवा शिफ्ट कंपनी के अंदर, और इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया था क्योंकि इन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगाए थे, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने और उनका जो रेजिग्नेशन है वो नहीं हुआ, और आफ्टर ईयर 3 लेटर्स ऑफ टर्मिनेशन फॉलो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सब्सिक्वेंटली एक क्रिमिनल कंप्लेन भी लगाई थी अगेंस्ट श्रीनिवासन एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। और किस किस के अंदर लगाए थे? IPC के अंदर लगाए थे, और ये जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन वाला जो एक्ट है फॉर द स्पेसिफिक तमिलनाडु वाला जो एक्ट है उसके अंदर। द कंपनी ऑल्सो फाइल क्रिमिनल कंप्लेंट्स ऑफ डिफोमेशन। अब क्योंकि बालास्वामी जो फीमेल, उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगाया, IPC के अंदर लगाया, पॉश और स्टेट वर्जन लगाया, बट जो कंपनी है फिर उन्होंने बालास्वामी जो फीमेल है उनके अगेंस्ट डिफोमेशन का केस लगा दिया और एक्सटॉर्शन कि हमारा डिफोमेशन करके, हमारी रेपुटेशन हार्म करके हमसे एक्सटॉर्ट कर रही है मनी, ठीक है। इवेंचुअली व्हेन बोथ द पार्टीज रीच, बाद में ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। द कोर्ट रेफर द पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन, मतलब पहले कोर्ट पहुंचता है, कोर्ट जो है उन्हें आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर देती है, और ट्रिब्यूनल उन्हें 2 करोड़ का कंपनसेशन प्रोवाइड करता है। मतलब फीमेल के फेवर में जजमेंट आता है, बालास्वामी के फेवर में 2 करोड़ का कंपनसेशन अवार्ड किया जाता है। बट ये केस यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, आगे भी और इसके फैक्ट्स हैं। अभी जब ट्रिब्यूनल से जजमेंट आया तो ट्रिब्यूनल जो है, और ऐसे समझ लिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पैरेलल, नाउ द केस विल गो टू फर्दर टू हाई कोर्ट, राइट। अब वो हाई कोर्ट मूव करती है, मद्रास हाई कोर्ट, टू सेट असाइड द अवार्ड, रीजनिंग दैट द ट्रिब्यूनल हैड नॉट कंसिडर्ड सेवरल ऑफ हर इशूज, कि ट्रिब्यूनल ने उनके बहुत सारे इश्यूज को सुना नहीं, इसलिए वो सेट असाइड करवाना चाहती है ट्रिब्यूनल का, ठीक है। अब 2 सितंबर 2014 सबसे पहले सिंगल जज के पास जाता है ये, बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट मोडिफाइड द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का जो अवार्ड है, जो ट्रिब्यूनल ने जो अवार्ड, ऑफकोर्स याद रखिएगा कि अवार्ड ट्रिब्यूनल अवार्ड्स देते हैं, नॉट जजमेंट, ठीक है। जो अवार्ड दिया था टू बालास्वामी, अ कंपनसेशन ऑफ 1.6 करोड़ इन एडिशन टू 2 करोड़ अवार्ड फॉर हर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। देखो अब इसमें हुआ क्या है कि सबसे पहले कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट जो है ट्रिब्यूनल को रेफर कर देता है, ट्रिब्यूनल उनको 2 करोड़ का कंपनसेशन दे देती है। फिर वो ये बोलती हैं कि क्योंकि मेरे बहुत सारे पॉइंट सुने नहीं गए थे, इसलिए ट्रिब्यूनल का अवार्ड सेट असाइड करने के लिए हाई कोर्ट पहुंचती। तब एक सिंगल जज की बेंच जो है वो जजमेंट देती कि 1.6 करोड़ प्लस 2 करोड़ का जो पहले ट्रिब्यूनल ने जजमेंट दिया था वो तो है ही, प्लस 1.6 करोड़ का और कंपनसेशन दिया जाता है, ठीक है। सब्सिक्वेंटली ऑन 8 अगस्त 2019 है डिवीजन बेंच, अब ये डिवीजन बेंच के पास केस जाता है, ठीक है। हाई कोर्ट के पहले सिंगल जज के पास था, अब डिवीजन बेंच के पास है। मतलब पहले कोर्ट में गया था, फिर ट्रिब्यूनल के पास, अब हाई कोर्ट के सिंगल जज से सेकंड डबल जज बेंच के पास है, डिवीजन बेंच के पास, ठीक है। फर्दर मॉडिफाइड द ऑर्डर ऑफ सिंगल जज, अब ये जो सिंगल बेंच जज ने जो अवार्ड दिया था उसको मॉडिफाई करते हुए बोले, दे हेल्ड दैट वाइल द सिंगल जज वाज राइट इन अवार्डिंग एडिशनल कंपनसेशन, जो ये 1.6 करोड़ का जो एडिशनल कंपनसेशन दिया है वो सही दिया है, पर उनके हिसाब से ये डिवीजन बेंच के हिसाब से ना ये बहुत एक्सेसिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम कंपनसेशन दे दिया, देयर इज नो प्रोपोर्शनैलिटी, आपने बहुत एक्सट्रीम दे दिया। तो एक्सेसिव एंड बहुत ही ज़्यादा, इतना रिक्वायरमेंट नहीं थी उतना दे दिया, ठीक है। तो उन्होंने इस जजमेंट में जो कंपनसेशन दिया था उसको रिड्यूस करके 1.6 से लेके 50,000 पे आ गए, ठीक है। अब ये जो 1.6 करोड़ का जो कंपनसेशन दिया था इसको रिड्यूस करके 50,000 पे ला दिया। तो मतलब अभी तक क्या हुआ है, 2 करोड़ का कंपनसेशन तो है ही, जो 1.6 दिया था उसको 50,000 में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है।
अब इस केस में इश्यूज क्या है, ये तो पूरे फैक्ट्स हो गए। इश्यूज क्या है, डज द कोर्ट्स पावर टू सेट असाइड। अब जो ये सेट असाइड का जो है, ये अपन आर्बिट्रेशन के अभी सेक्शन भी देखेंगे 34 और 37, वो उससे रिलेटेड। डज द कोर्ट पावर टू सेट असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड अंडर सेक्शन 34 एंड 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट इंक्लूड्स पावर टू मॉडिफाई। अब क्वेश्चन आया कि चलो एक्ट में ये तो दे रखा है कि आप सेट असाइड कर सकते हो अवार्ड को, पर क्या आप मॉडिफाई कर सकते हो आर्बिट्रल अवार्ड्स को, ये मेन क्वेश्चन है। और अगर कर भी सकते हो तो कितना कर सकते हो, व्हाट इज द लिमिट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ अ जजमेंट ऑफ एन अवार्ड, ठीक है। तो मेन ये दो इश्यूज आते हैं, क्योंकि इस केस में मॉडिफिकेशन हुआ है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने जो जजमेंट दिया उसका, ठीक है। अब मेन इशू है कि क्या सेट असाइड के साथ साथ मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो कितना किया जा सकता है, ठीक है। उससे पहले हम लीगल प्रोविजन देख लेते हैं 34 और 37 बोलते क्या है। 34 of the act provides the parties to an arbitration with the option to file an application of। अब ये सेट असाइड का जो सेक्शन है कि ये बताता है कि आप सेट असाइड करने के लिए हाई कोर्ट जा सकते हो, और उसमें बहुत सारी कंडीशन दे रखी है कि किन किन कंडीशन में आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हो अंडर द सर्टेन सर्कमस्टेंसेज। अब ये कौन कौन से सर्कमस्टेंसेज है, मैंने सिर्फ 2 ही लिखे हैं, बट देयर इज अ होल लिस्ट ऑफ द सर्कमस्टेंसेज, ओके। दिस इंक्लूड इंस्टेंसेज वेयर अ पार्टी वाज अंडर सम इनकैपेसिटी, कि पार्टी जो है वो इनकैपेसिटी में थी, और the arbitration agreement is not valid under the law which the parties have subjected। parties जिस लॉ से सब्जेक्ट हो रही हैं उसमें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैलिड ही नहीं इंक्लूडेड है। ऐसी पूरी एक लिस्ट दे रखी है कि जिन केसेस में आप जो आर्बिट्रेशन का अवार्ड है उसको सेट असाइड करने के लिए कोर्ट पहुंच सकते हो। जैसे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया और आपने मैंने, अब मान लीजिए कि मैं अनसाउंड माइंड की पर्सन हूँ या कुछ भी हूँ, और आई एम नॉट अलाउड टू एंटर इनटू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और समथिंग, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना इनकैपेसिटी हो रही है समथिंग, ठीक है, या बिना कंसेंट के आप, मैंने वैलिड कंसेंट नहीं दी थी और आपने मुझे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एंटर करवा लिया, ठीक है। तो अब मैं जाऊंगी सेट असाइड कराने के लिए कि मिस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे मुझे एंटर करा लिया गया। देयर इज अ होल लिस्ट ऑफ सिचुएशंस, ओके। अब 37 जो है अपन को सिर्फ क्लॉज 1 सब क्लॉज सी से मेन है, allows the court to hear an appeal against an order setting aside or refusing to set aside an arbitral award under section 34। ये अलाउ करता है, अपील से रिलेटेड है कि अगर कोई कोर्ट रिफ्यूज कर रहा है सेट असाइड करने के लिए तो आप अपील कर सकते हो, ठीक है। अपील का प्रोविजन दे रखा है यहाँ पे। तो 34 सेट असाइड के लिए, 37 अपील के लिए। नेक्स्ट, अब जजमेंट क्या दिया है, जजमेंट देखो काफ़ी ही प्रोमिनेंट जजमेंट आया है। इट्स द कोर्ट सेट, सुप्रीम कोर्ट जब अप्रोच करती है दोनों पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेट असाइड का प्रोविजन तो दे रखा है कि आप सेट असाइड कर सकते हो, अब मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि नहीं। पहला इशू ये था, तो सुप्रीम कोर्ट सेट कि वैसे तो अलाउ नहीं है मॉडिफिकेशन, बिकॉज एक्ट में भी नहीं दे रखा है, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसी कंडीशन बता दी कि इसमें थोड़ा सा हमको नेसेसिटी लग रही है मॉडिफिकेशन की, तो इन केसेस में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। सबसे पहला क्या है, वेयर द इनवैलिड पार्ट इज सेवरेबल। देखो कोर्ट ने एक्चुअली मॉडिफिकेशन एंड सेपरेट करने को दो अलग चीज़ें बताई है, ठीक है। ये बोला है कि अगर सेपरेट किया जा सकता है, द इनवैलिड पार्ट, अगर कोई इनवैलिड पार्ट है, अगर उसको इट्स सेवरेबल और सेपरेट किया जा सकता है तो आप सेपरेट कर दो इनवैलिड पार्ट को, तो मॉडिफिकेशन ही बोल सकते हो एक तरह से। बट इफ देयर इज पॉसिबिलिटी कि आप इनवैलिड पार्ट को सेपरेट कर दो तो वो किया जा सकता है। दिस इज अ वे ऑफ मॉडिफिकेशन। सेकेंड, वेयर देयर इज अ क्लैरिकल एरर, अगर कोई क्लैरिकल एरर हो गया, अर्थमेटिकल क्लैरिकल एरर है, डेट्स गलत लिख दी ये वो, तो इसको तो आप मॉडिफिकेशन कर ही सकते हो। अब इंटरेस्ट रेट में अगर कुछ चेंज करना है, ये सब चीज़ें भी अलाउ है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट वगैरह में चेंज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अलाउ। अब आर्टिकल 142 इज इनहेरेंट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, तो जस्टिस करने के लिए आप किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हो, तो जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए आप कर सकते हो। बट ये जो है आर्टिकल 142 के लिए कॉशन भी दिया है कि आप हो सके तो लेस यूज़ कीजिएगा इसका, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, आपको थोड़ा सा बियॉन्ड द पावर जाना पड़ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हर केसेस में आप यूज़ नहीं कर सकते। तो फाइनली दिस जजमेंट इज एज ऑफ नाउ यू कैन नॉट मॉडिफाई, बट इन दीज 4 कंडीशन यू कैन मॉडिफाई द जजमेंट। आई होप आपको समझ में आया है जजमेंट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो सेक्शन 34 है 37 दैट आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, डिसेंडिंग जजमेंट भी देखते हुए चलना है। आई होप आपको समझ में आएगा, ये तो काफ़ी ईजी था। नेक्स्ट है विकीमीडिया का से रिलेटेड ANI, इसको काफ़ी बार आप सुन चुके होंगे, अभी रिसेंट में भी आपने मोहक मंगल वाली कंट्रोवर्सी के बारे में सुना ही होगा, वैसा ही कुछ है, बस समझिए। विकीमीडिया फाउंडेशन, ये जो विकीमीडिया है ना, इट इज़ विकीपीडिया की पेरेंट कंपनी एक्चुअली, ठीक है।
तो है तो केस ये विकीपीडिया और ANI के बीच में। अब इसकी बेंच है एस ओखा एंड उज्जवल बोन। अब ये जो जजेस हैं ये काफ़ी बार, अब तक आपको नाम बहुत बार रिपीटेटिव नेम्स हैं याद हो गए होंगे, बट थोड़ा सा मुश्किल रह जाता है नाम याद करना। अगर बहुत बार रिपीट करके आप वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा। अब एक्चुअली में हुआ क्या कि विकीपीडिया पे आपको पता है कि हाउ डज विकीपीडिया एक्चुअली वर्क, कि कोई भी जाके उसको एडिट कर सकता है, लिख सकता है, उस पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए विकीपीडिया को इतना रिलायबल सोर्स कभी समझा भी नहीं जाता है। एज अ लॉ स्टूडेंट यू आर अवेयर कि हमें मना ही किया जाता है कि आप विकीपीडिया को एज अ सोर्स कभी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एडिटेबल है, वो उसको एडिट किया जा सकता है, ठीक है। तो वहीं पे एक ये स्टेटमेंट पब्लिश होता है विकीपीडिया पे ANI के खिलाफ। ये ANI के लिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एशियन इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए। प्रोपेगेंडा टूल फॉर इनक्यूम्बरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट disturbing materials from the vast network of fake news websites and misrepresenting event on multiple occasions, ठीक है। ये पूरा है उनके लिए एक स्टेटमेंट लिखा गया विच इज एज पर द स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कि विल बी द केस ऑफ डिफमेशन, ठीक है, कि वो प्रोपेगेंडा टूल है। ANI के लिए प्रोपेगेंडा टूल वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। सो दे गॉट ऑफेंडेड ऑफ कोर्स ऑन 20 अगस्त 2024। वो डिफमेशन का केस वगैरह लगाते हैं। Justice Navin Chawla of the Delhi High Court directed Wikimedia to disclose the details of the user who wrote and edited in his Wikipedia page. अब ये तो जजमेंट, अब ये जो विकीपीडिया के लिए लिखा गया था ANI के लिए जो लिखा गया था विकीपीडिया पे ये सारा स्टेटमेंट, ठीक है, ये अब डिफमेशन वगैरह का केस लगाया जाता है। और उस टाइम जब दिल्ली हाई कोर्ट ये डायरेक्ट करता है कि ये किस यूज़र ने लिखा है, उसकी डिटेल्स निकलवाओ। फिर ये केस डिवीजन बेंच पे जाता है। डिवीजन बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट appeal against the decision. As part of the proceeding, the bench directed Wikimedia to take down the news page. अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि ये डिफेमेशन का केस पहुंचता है, तो जो हाई कोर्ट है दिल्ली हाई कोर्ट, उसकी जो डिवीजन बेंच है वो ये जजमेंट देती है कि आप जिसने भी ये लिखा हुआ था उसको स्ट्रक डाउन कर देती है कि आप हटा दो, इंटरनेट से ही हटा दो ये वाली चीज़, ठीक है। टेक डाउन द न्यू पेज विद इन न्यूज़ पेज एक्चुअली इन 36 आवर, स्टेटिंग दैट इट इंटरफेयर्ड विद द सबजुडाइज केस अंडर द बॉर्डर्ड ऑन द कंटेंट। मतलब कि अभी केस चल ही रहा है और आप अभी डिफेमेशन का केस चल ही रहा है और ये पोस्ट आपने डाल दिया है, तो आप इसको 36 आवर्स के अंदर ये पोस्ट ही हटा दो, ठीक है। दिस वाज एक्चुअली द फर्स्ट टाइम, ये लाइन मैंने लिखी भी है यहाँ पे, कि विकीमीडिया complied with the order, making the first time that the English language Wikipedia article was struck down due to the court order. कोर्ट ऑर्डर ने वो पूरा ही स्ट्रक डाउन कर दिया कि आप ये हटा ही दो, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम समथिंग हैपेंड लाइक दिस। विकीमीडिया ऑफ कोर्स अप्रोच करती है अब सुप्रीम कोर्ट, चैलेंजिंग द हाई कोर्ट्स ऑर्डर टू टेक डाउन द ऑर्डर, ठीक है। अब वो जो ऑर्डर आया था, सब कुछ जो लिखा हुआ था विकीपीडिया पे, उसको टेक डाउन करने के लिए ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया जाता है। While reversing the High Court judgment to take down order, the Supreme Court relied on the principle of open justice. This is very important कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल पे रिलाय किया, ओपन जस्टिस। इसका मतलब क्या है, देखो कोई अगर प्रोसीडिंग चल रही है अभी, उसके ये डिफेमेशन और बहुत सारे पर्सपेक्टिव इसमें आ जाते हैं कि अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है फॉर एग्जांपल, और उस पर्सन पे एलिगेशन है, वो अक्यूज्ड है किसी केस में, तो आप उसको एज अ, मान लो कि उसने चोरी करी थी, थेफ्ट, तो आप उसको चोर नहीं डिक्लेयर कर सकते क्योंकि जस्ट एलिगेशन। अगर आप उसको चोर रिपीटेटिव बोल रहे हो तो वो डिफेमेशन होगा, ठीक है। सेम यहाँ उसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि अभी केस चल ही रहा है और आपने वहाँ पे प्रिंट भी कर दिया सब कुछ, ठीक है, पर कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई केस चल रहा है तो पब्लिक के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि वो जाने के केस में प्रोसीडिंग्स में चल क्या रहा है, इतना राइट तो वो डिजर्व करते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं ओपन जस्टिस। टू रिटेट दैट द सबजुडाइज मैटर कैन बी डिबेटेड बाय द पब्लिक। सबजुडाइज मैटर मतलब अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है जिनके केस के बारे में, अंडर द अभी तक कोर्ट में है जो केसेस, ठीक है, डिबेटेड बाय द पब्लिक ऑर्डर। तो ओपन जस्टिस का ऑर्डर ये बोलता है कि अभी अगर हाँ केस चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक उस पर ओपिनियन नहीं दे सकती, पब्लिक डिबेट नहीं कर सकती, ठीक है। एंड द प्रेस ओपन जस्टिस मैंडेट दैट द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट कोर्ट प्रोसीडिंग इवन इन द एग्जिस्टिंग मैटर जब भी अभी कोर्ट ने डिसाइड भी नहीं किया है, सिर्फ प्रोसीडिंग चल रही है, उसके बारे में भी उसके फैक्ट्स जानने का राइट तो रखती है पब्लिक, इसी को बोलते हैं ओपन जस्टिस, ठीक है। और ये जो मैटर है अभी पब्लिकली एक्सेसिबल एंड ओपन टू स्क्रूटनी, कि हम स्क्रूटनी कर सकें एज अ पब्लिक, हम देख सकें कि कोर्ट में क्या चल रहा है, क्या जजमेंट दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी कोर्ट में केस चल रहा है तो उसके बारे में कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, अपन स्क्रूटनी कर सकते हैं, हम जान सकते हैं कि कोर्ट क्या जजमेंट दे रहा है, कौन से एविडेंसेस प्रेजेंट किए जा रहे हैं, फैक्ट्स तो जान ही सकते हैं उस केस को, उसी को ओपन जस्टिस का प्रिंसिपल बोला गया, ओके।
अब जजमेंट while reversing the high court's takedown order, the Supreme Court relied on the principle to reiterate that the subjudice matter can be debated by public. ठीक है, अगेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, अब ये दूसरे जो पुराने जजमेंट्स वगैरह को रेफर किया गया। अब ये सहारा वाला जो केस है 2012 का, reaffirmed that there need to be real and substantial risk of prejudice to fair trial to establish a sub judice violation, कि अगर कोई केस चल रहा है और उसके बारे में न्यूज़पेपर में कहीं पे भी कुछ ऐसा बोल दिया गया जो बहुत ही रियल और सब्सटैंशियल रिस्क है नेशनल सिक्योरिटी को हो सकता है, कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की चीज़ बोल दी गई है, बता दी गई है, तो फिर हम उसको स्ट्रक डाउन कर सकते हैं, आप उसको टेक डाउन कर सकते हो। ठीक है, ओपन जस्टिस वॉज स्पॉटलाइटेड बाय द कोर्ट इन स्वप्निल त्रिपाठी, ये काफ़ी फेमस केस है स्वप्निल त्रिपाठी का 2018 का, where it held that cases of constitutional significance and national importance should be broadcasted for the public, कि ऐसे केसेस जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जिनको हमको लगता है कि पब्लिक को अवेयर होना चाहिए, जानना चाहिए, उनको आपको ब्रॉडकास्ट करना चाहिए पब्लिक को पता होना चाहिए कि ओके इस जजमेंट में केस में ये चल रहा है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के केसेस है, इसी को ओपन जस्टिस का कॉन्सेप्ट बोला गया, राइट। ठीक है, तो ये पूरा इसका जजमेंट था ANI वर्सेस विकीमीडिया वर्सेस ANI वाला। विकीमीडिया जो है वो विकीपीडिया की पेरेंट कंपनी है। समराइज करते हुए कि कोई मैटर चल रहा है, डिफेमेशन का सूट वगैरह चल रहा है, और उन्होंने जो भी सूट की प्रोसीडिंग थी वो पहले ही पब्लिश कर दी। ठीक है, अब उन्होंने सुप्रीम हाई कोर्ट ने, डिवीजन बेंच ने ये बोला कि आप इसको पूरा टेक डाउन कर दिए, विकीपीडिया के पेज से हटा दीजिए। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि इंग्लिश उसमें लैंग्वेज में लिखा गया कोई ऑर्डर हटा दिया गया विकीपीडिया से। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट इसमें बोलता है कि ऐसे तो पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा कि कोर्ट में प्रोसीडिंग चल क्या रही है। ऐसे नेशनल इंपॉर्टेंस के केसेस हैं, यहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसके एटलीस्ट फैक्ट्स तो हमें पता होने चाहिए, ताकि हम स्क्रूटनी कर सकते हैं कि क्या चल रहा है। हर टाइम जजमेंट आए तब मैटर को हम पूरा देखें, वो ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन जस्टिस। आई होप आपको ये दोनों जजमेंट काफ़ी ही समझ में आए होंगे, एंड इम्पॉर्टेंट है जजमेंट। इनमें जो अब अगर आप नोटिस करोगे पैटर्न, आर्टिकल 142 का काफ़ी बार यूज़ हुआ है इस बार। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एंड 34, 37 जो सेक्शन है आर्बिट्रेशन के, ये भी एक बार आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी बड़े हैं, एक बार आप उसकी बेयर रीडिंग ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको समझ में आएंगे, एंड प्लीज़ पार्ट 3 का वेट कीजिए, एंड लाइक एंड कमेंट अगर आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच।